अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलम निगार साफ़ी आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये ना खुशामदीद आपको करते हैं। सुना है कल से आपको को मैसेजेस आ रहे हैं, आप पर आपको ट्रोल किया जा रहा है और आपके एक आर्टिकल के हवाले से जो मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, उनके हवाले से आपने लिखा था। ऐसा ही अजीब मौलाना फजल रहमान पे मैंने एक ब्लॉग लिखा जी। जिसमें इनफैक्ट मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। करामतुल्लाह गौरी हमारे एक डिप्लोमेट हाँ, रहे हैं और एम्बेसडर रहे हैं मारूफ, तुर्की में भी, कुवैत में, अलजायर में, कई ममालिक में रहे। हुँ, उनकी किताब आई थी 2-3 साल पहले, बार शनासाई, जी, काफी मारूफ हुई। उस पर काफी अंग्रेजी में, उर्दू में काफी कॉलम लिखे गए। और चंद माह पहले उनकी एक और किताब ज्यादा जखीम किताब थी, रोजगार सफीर। जी। उसमें अच्छा, पहली किताब में उन्होंने कुछ वाकयात लिखे और सिर्फ मौलाना फजल रहमान पे नहीं, मौलाना फजल रहमान पे सिर्फ 2.5 सफ़े हैं उस किताब में। वो चूंकि बतौर एम्बेसडर मुख्तलिफ लोगों को ज़ाहिर है उनको मौका मिलता रहा, वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी गई, उससे पहले भुट्टो साहब के भी वाकयात हैं, जनरल ज़ियाउल हक के भी हैं, और उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहब के हैं, आसिफ जरदारी साहब जब ये अलजायर में थे, नवाज शरीफ साहब के भी हैं वाकयात। तो उसमें मौलाना फजल रहमान जब ये कुवैत में थे, फजल आमिर रहमान और मोहम्मद रसूलुल्लाह, साहब चलें उसी उसमें फजल रहमान का वाकया लिखा। तो कल से वो एक तूफान हाँ। जिस तरह एक बपा है, और बस वो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। आपसे आपसे उस आर्टिकल की तरफ आते हैं जो ब्लॉग आपने लिखा है, लेकिन आप ये आपको बाकायदा फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, मैसेजेस, या फिर किस तरह से आप मौलाना साहब के लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मौलाना साहब को तो इसमें कसूर नहीं होगा ज़ाहिर है, हुँ, लेकिन हमारे यहाँ इंटॉलरेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अदम बर्दाश्त है। हुँ, मौलाना के हामी बहुत रिएक्ट करते हैं शदीद। मैंने पहले भी कई बार ज़ाहिर है हम लिखते हैं, तज्जिया करते हैं तो मुख्तलिफ लोगों पे आता है। अच्छा, मौलाना की ज़्यादा अफ़सोसनाक बात ये होती है कि उनमें से अक्सर उलमाए दीन है, और जी, आप उनका जिस बंदे को गाली दी होती है, आप उसका प्रोफाइल देखते हैं तो पता लगता है वो दर्स निज़ामी से भी फाजिल तहसील है, एम.ए. इस्लामियात हैं, कहीं पे लेक्चरर हैं या कोई ऐसे हैं, और आके सीधा डायरेक्ट ही आके बदतमीजी करते हैं। और तो ये आप बदकिस्मती के साथ ये तकरीबन कमोबेश सब जमातों में ये फैला हुआ है। आमिर साहब लेकिन जैसा मज़हबी लोगों से ना आप जी, तो करते हैं कि वो ज़्यादा शाइस्ता होंगे। लेकिन आमिर साहब चलें उस अगर ब्लॉग की तरफ आएँ, उसमें आपने वाज़ेह तौर पर जो करामतुल्लाह गौरी साहब हैं, उनका हवाला देते हुए लिखा है कि जब मौलाना साहब वहाँ पर पहुँचे और कश्मीर के मसले पर उन्होंने बात करनी थी, सामने उनके केक और पेस्ट्रीज़ पड़ी थी और वो तकरीबन 1 घंटा वो खाते रहे, पेट पूजा करते रहे। जी, उन्होंने करामतुल्लाह गौरी साहब ने लिखा कि हमें मैसेज मिला, वो खुफिया डिप्लोमेट मैसेज जो होता है प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहब की तरफ से, कि मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं तो जी, कुवैत, और वो खसूसी मिशन पे आ रहे हैं, और वो कुवैत के अराकीन पार्लियामेंट को और उनके जो अमूर खारजा की पार्लियामेंट की कमेटी है, उनके लोगों को ये ब्रीफ करेंगे कश्मीर पे और अपने ज़ाहिर है पाकिस्तानी मौक़िफ़ से। तो इन्होंने बड़ा एक्टिव, आपने उनका पूरा ताउन करना है और ख़्याल रखना है। तो बड़े एक्टिव होके उन्होंने पहले दिन ही मुलाकात रखी। उनकी जो स्टैंडिंग कमेटी थी खारजा अमूर की, कुवैत की। अच्छा, वो पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि किसी को उठा के बना दें। तो हाँ, वहाँ पे जो उनके सरबराह थे वो भी डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर थे, फ्रांस से उन्होंने डॉक्टरेट की हुई थी, और जो 5-6 मेंबर्स थे सारे ही इंग्लैंड और अमेरिका से पढ़े हुए और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स के ज़ाहिर माहिर एक्सपर्ट लोग थे। तो वहाँ पे इन्होंने कहा मौलाना को कि भई आपकी मौलाना बड़े पुरुमीद थे, कोई मसला नहीं, मेरे पास बड़ी तैयारी है। जब वहाँ गए तो उन्होंने तारुफ कराया और कहा जी आप बोलें। तो मौलाना ने कहा, उन्होंने कहा, जो मेज़बान थे उन्होंने कहा जी आप बताएँ क्या मैसेज लेके क्या बात करना है? तो मौलाना ने इनको कहा, एम्बेसडर को, कि आप बात करें कश्मीर के मौके पे, आप बयान करें। उन्होंने कहा हज़रत आप खसूसी मैसेंजर के तौर पे आए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, तो ज़ाहिर है ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो इनसे मिलते ही रहते हैं रोज़। तो मौलाना ने बड़ी पहले तो खामोश रहे, तो जब वो कुछ बात ना बनी तो उन्होंने बोलना शुरू किया उर्दू में, और वो अच्छा, 5-7 मिनट तक अटक-अटक के कुछ बोले। और वो अच्छा, वो भी ज़ाहिर है जो उनकी तैयारी नहीं थी, तो कम्युनिकेट नहीं प्रॉपर कर रहे थे, ये इनको ट्रांसलेशन कर रहे थे साथ अंग्रेजी में। तो हुँ, वो कोई वो 4-5 मिनट बाद उन्होंने एक-दूसरे को देखना शुरू कर दिया कि ये तो कोई बात हो ही नहीं रही कश्मीर पे, क्या कर रहे हैं ये? तो आखिर इनको भी एहसास हुआ गौरी साहब को कि तो बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। तो इन्होंने मौलाना फजल रहमान से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोलता हूँ। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल आप बोलें। और उसके बाद वो करामतुल्लाह गौरी साहब के रवायत शहादत के मुताबिक, उनकी गवाही के मुताबिक, उन्होंने फिर आधा पौना घंटा एक पे गुफ्तगू की, और मौलाना इस दौरान केक पेस्ट्रियाँ जो हैं टेबल पे उड़ी थी, उससे अपना वो पेट पूजा करते रहे। और जब मुलाकात खत्म हुई तो कहते हैं बाहर निकले, तो कहते हैं मेरा, उन्होंने कहा, करामत गौरी ने लिखा कि मेरा ख्याल था कि मौलाना मुझे शुक्रिया अदा करेंगे कि मैंने मुश्किल से बचाया है। उसके बजाय उन्होंने फौरन ही फरमाइश कर दी, कुवैत की सबसे बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, जी, 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 उसके सरबराह से मुझे मिलवाएँ, हाँ, ये जब क्या मैंने अपने मदरसे के लिए ईंट मौलाना लेनी साहब? है।
जी मैं सुना नहीं, आपको आवाज ये नहीं आई। क्यों मिलना चाह रहे थे उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से मौलाना साहब? वो अपने अपने मदरसे के लिए, उसकी एक्सटेंशन के लिए कोई इनका कोई मदद लेने का प्रोग्राम था। अच्छा, फिर वो गौरी साहब ने कहा कि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और कुवैत के लोगों का ये है, कुवैती क्योंकि आपको पता है बहुत अमीर मुल्क है, तो लोग भी वहाँ पे अमीर शेख, लेकिन वो ज़कात बहुत अच्छे तरीके से निकालते हैं। और वो उन्होंने एक अदारा बनाया हुआ था बैतुल ज़कात के नाम से, तो उसके बाद करोड़ों डॉलर के फंड से और पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों को मदरसों की और इस तरह दूसरे जो वज़ाइफ और इस तरह के जो चैरिटी कामों के लिए करते थे। लेकिन वो उसके जो सरबराह थे उधर एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, तो वो उनका ये उस पे उनका फोकस होता था कि एक मनी खाली खाली फंड ज़ाया ना हो, प्रॉपर मंसूबा हो, उसकी पूरी डिटेल हो, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो और पूरा कंस्ट्रक्शन का पूरा प्लान हो, यानी हवा में सिर्फ बातें ना हो। तो इन्होंने कहा, मौलाना को ब्रीफ किया कि वो इस तरह अगर आपके पास कागजात और डॉक्यूमेंट्स हैं तभी वो कन्विंस होंगे, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें। जब वहाँ गए और उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा अच्छा आपके पास क्या है, आप जो जिस मदरसे की आप तौसीर चाह रहे हैं, अपने ज़ाहिर ज़ाती मदरसे की, ये कोई सरकारी या कौमी काम तो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मौलाना ने कहा कागजात तो मेरे पास नहीं है। अपने हाथ से लिखा उन्होंने कागज दिया जिसपे उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने हाथ से लिखी हुई होती। मेरा ख्याल है, मुझे तो लगता है शायद वो रात को बैठ के लिखे होंगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो इस तरह तो नहीं होता, ये तो ऐसा नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, जो प्रोजेक्ट आपके पास है उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन प्लान क्या है, उसका नक्शा, चीजें किससे करवाएंगे, कितना फंड, मतलब पूरी एक आर्किटेक्ट से बनी हुई पूरी रिपोर्ट। तो वो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, कहते हैं बाहर निकले तो बहुत में शर्मिंदगी हुई। तो मैंने मौलाना को कहा कि आपको मैंने पहले ही कहा था, आपके पास अगर कुछ नहीं था तो आप क्यों गए शर्मिंदा कराने के लिए। आमिर साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हम देख रहे हैं गुज़श्ता 24 घंटों में जिस तरह से गुफ्तगू की अता तारड़ ने इमरान खान को नशोई और कोकेन का हवाला देते हुए कहा, और ख्वाजा आसिफ ने एक फिलर छोड़ा मार्केट में, वो कह रहे हैं डोनाल्ड लू से पीटीआई ने बाकायदा माजरत की है, माफी मांगी। किनसे? सॉरी। डोनाल्ड लू से अंडर सेक्रेटरी जिन्होंने खत मेरा तो लिखा। नहीं ख्याल, देखें जिस किस्म का, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है, डोनाल्ड लू से माफी किस चीज की मांगी जाए। पहली बात तो ये है, इमरान खान का मौकिफ जो है बड़ा वाज़ेह है, बार बार एक बात दोहरा रहे हैं, डोनाल्ड लू का नाम लेके कर चुके हैं, सीएनएन के इंटरव्यू में कर चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें उनसे माफी की क्या बात है। ये तो एक सरासर प्रोपेगेंडा ही है। फिर देखे, डोनाल्ड लू तो एक फर्द है ना, वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी को जाहिर कर रहा था ना। अगर इनको माफी अगर मांगनी बनती भी है तो वो अमरीकी हुकूमत से मांगे ना, कि हमने जनाब आला हज़रत, हमने आका हमारे, हमने आपका नाम लेके आपकी बेदबी की। तो वो अमेरिकाओं के खिलाफ तो उन्होंने बात नहीं की। मेरा ख्याल ये तो एक घटिया सा प्रोपेगेंडा है। पीटीआई ने अपना एक मौकफ तो बनाया है, जो अपना है उसका नैरेटिव, और वो भी हमारे यहाँ जो जो हमारे जिस तरह की नज़ाकतें और पेचीदगियाँ और सफारती मामला, तो जितनी एक अमरीका की ताकत है, वो उस लिहाज से बड़ा बोल्ड स्टेप है। अच्छा मैं आपको देखिए एक बात बताएं, विकीलीक्स आपको याद होगा कई साल पहले आए थे। आसान अच्छा वो चीज छप चुकी है, वो किताब छप चुकी है, उसकी ट्रांसलेशन छप चुकी है, अंग्रेजी में, उर्दू में, पाकिस्तान में किताब अवेलेबल है, कोई चाहे तो विकीलीक्स पढ़ सकता है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आप विकीलीक्स देखते हैं, विकीलीक्स में सिर्फ 2 लीडर ऐसे हैं जो सुर्खरू होते हैं। एक इमरान खान, क्योंकि जो अमेरिकन एम्बेसडर की जो डिप्लोमेट की जो उसने अपने टेलीग्राम्स भेजे, उसमें इमरान खान का ग्रेसफुल नजर आता है। और दूसरा कादी हुसैन अहमद, उस वक्त जमात इस्लामी के अमीर थे। जी। बाकी विकीलीक्स में मौलाना फजल रहमान समेत हर आदमी, हर शख्स, इवन उस वक्त जनरल क्यानी में भी उसमें बात है। और इन सब का ही लगता है कि अमरीकियों के आगे झुके हुए हैं, उनसे मफाद लेना चाहते हैं, उनसे फायदा लेना चाहते हैं। तो इमरान खान का एक बहरहाल इसमें एक लेगेसी है। आमिर एक साहब, एक मतलब है, और, आप इमरान से, मैं इमरान खान पे कई चीजों में तनकीद करता हूँ, आपने लेकिन काफी ये जो तनकीद उसका की। स्टैंड है, ये एक लेगेसी है, पूरी एक ये टाइम आमिर लाइन है। साहब, एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा आपकी। इमरान खान दबाव डालने में क्या कामयाब हो गए हैं? ये दबाव सिर्फ अमेरिकन या फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं है, ये उन पर भी है जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं गवर्नमेंटें बनाने में या गिराने में। उन पर दबाव डालने में कामयाब हो गए। देखिए, इमरान खान दबाव तो डाल रही है। मुझे वैसे जाती तौर पर सच्ची बात तो ये है कि बज़ाहिर इस ज़मीनी इलेक्शन में भी इमरान खान की कामयाबी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, और अगले इलेक्शन में भी। मैं ये सोचता हूँ, मेरा एक लॉजिकल सवाल मेरे ध्यान में उभरता है, आप भी इस पर गौर कीजिएगा, आपकी तवसत से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो वो भी इस पर सोचें कि अगर मेरा ये ख्याल है कि ये जो हुकूमत बैठी है, जो रजीम है मौजूदा पीडीएम का, इनको एक तरह की यकीन दहानी कराई गई है। अब मैं ये नहीं कहता कहाँ से कराई गई है, लेकिन इनको श्योरिटी है कि अगला इलेक्शन वो जीतेंगे 100%। इनको नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो इतनी महंगाई करके मुंह काला क्यों कराते।
आप ये खुद देखें कि हर रोज इनको कभी पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, अभी इनको पेट्रोल और बढ़ाना पड़ेगा, 270 से लेकर 300 ले जाना पड़ेगा। ये सारे अनपॉपुलर, मुश्किल, बुरे, गंदे फैसले क्यों कर रहे हैं आखिर ये? कोई कोई भी सियासी वो जमात ऐसा नहीं खान ने करता, खान कोई ने भी तो सियासी कायदा ऐसा नहीं करता। अगर तो खान ने इमरान खान दबाव बढ़ा के ये कर सकते हैं कि अपने आप को रेलिवेंट रखें। नहीं सर, रेलिवेंट खान ने मीन तो बेसिकली कि खान ने आमिर साहब ये कहा था कि ये तो अंपायर के साथ मिले हुए हैं और अंपायर न्यूट्रल नहीं है। तो ये बड़ा क्लियरली वो कह रहे हैं कि अंपायर के न्यूट्रल ना होते हुए भी हम वहां पर एक डेंट छोड़ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक कम्प्लेक्स सूरत हाल है, आपको पता ही है कि यहाँ पे चीजें हम खुल के बात नहीं कर सकते। इस वक्त मेरे हिसाब से तो पूरी सपोर्ट हासिल है कि जो लोग मैटर करते हैं, जो ताकत रखते हैं, उनकी पूरी सपोर्ट हासिल है इस रजीम को जो मौजूदा बैठी है। और मेरा ख्याल ये है कि ये पूरा 5 ईयर प्लान है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान बिल्कुल डिसाइडेड क्लियर है पीओएस पार्टी और नून लीग की कम अज कम मखलूत हुकूमत का, और बाकी भी सारे शामिल बाजाओं के साथ ज़ाहिर है, उसमें मौलाना को भी हिस्सा मिलेगा सबका, सर एक और ये बड़ा लॉजिकल क्लियर है। एक लॉजिकल सवाल है, इमरान खान तो एजिटेट करना बंद नहीं करेगा, अवाम तो शदीद गुस्से में है, सड़कों पर है, तो फिर इमरान खान के हवाले से क्या प्लान होगा? जाहिर है वो सारी स्क्रिप्ट का तो खान भी हिस्सा होगा कि इसे किस तरह से खामोश करवाना है। देखिए, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है इमरान खान, असल में ये डिपेंड ये करेगा इमरान खान कितनी बड़ी एक लहर पैदा करते हैं। असल में होता ही है, अब दिन इलेक्शन में भी ये होगा कि लीडर ये करते हैं कि आप धांधली करना, अगर आप एक पॉपुलर पोजीशन में आ जाते हैं, एक ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्शन कंपेन करते हैं, इलेक्शन डे पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर आपको हराने के लिए दूसरों को धांधली करनी पड़ेगी। अब वो आपने कि अगर मुकाबला है सिर्फ 2-3-4 हज़ार का, तो वहां पे तो मैनेज हो जाती हैं चीजें। अब आपने देखा कराची के हल्के में 60 वोटों से या 80 वोटों से एमकेएम को जितवाया गया। जी। अब 60 वोटों की तुक बनती है, कभी होता है कभी इस तरह कौमी असम्बली के इलेक्शन में 60 वोटों से जीत रहा हुआ, और वो उसमें तो ये इस तरह मैनेज हो जाता है। अगर वहां पे 20-25 हज़ार का फर्क इमरान खान डाले, 20-25 हज़ार लीड पे, फिर वो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए इमरान खान को मेहनत करनी पड़ेगी। देखें, इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के एक बड़े एरिया में बिल्कुल इरेलीवेंट है। इंटीरियर सिंध में वो कहीं भी मौजूद नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इंटीरियर सिंध में। साउथ पंजाब में वो स्ट्रांग नहीं है। साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स होते हैं। एक बात ये भी देखिएगा, इलेक्टेबल सारे पीडीएम की तरफ से होंगे। जो नंबर 1 कैंडिडेट होता है हल्के में, इसको यकीनी बनाया जाएगा किसी भी, खास तौर पर साउथ पंजाब के हल्कों में, मेरा खुद ताल्लुक साउथ पंजाब से है इसलिए मैं इसको समझता हूँ, वहां पे या जहां जहां पे इलेक्टेबल्स मैटर करते हैं, जो बेस्ट इलेक्टेबल होगा, जो नंबर 1 पोजीशन पे कैंडिडेट होगा, वो पीडीएम की तरफ से लड़ेगा। तो इस तरह करने से पहले ही काफी सारा एज तो हो जाता है इनको जीतने वालों को। और फिर मजीद चीजें मैंने जो कि इमरान खान से गलतियां कराई जाएंगी, मुझे लगता है इमरान खान के अपने साथी जो दाएं बाएं बैठे हैं वो गलत सीटें देंगे, वो गलतियां देंगे। इनमें से मैं तो बिल्कुल, यानी मुझे जाती तौर पर तो यकीन है कुछ लोगों पे कि वो इमरान खान के साथ है, और लगता है जैसे पेश पेश है, लेकिन वो इमरान खान के साथ नहीं है। ऐसे ही होते हैं, हमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसे ही देखा है, लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, अंदर के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। टूटेंगे लोग, अभी आप देखिएगा, ये मुमकिन है कि इलेक्शन में जाने से पहले ही कुछ और अरकान असम्बली टूट जाए इमरान खान के, वो इस्तीफे अपने वापस ले ले। तो ये पूरा ये गेम होगी, पूरा गेम प्लान होगा। लेकिन मुझे गेम प्लान का नहीं पता, लेकिन मुझे ये बात पता है कि पीडीएम को अगर अगले इलेक्शन जीतने के लिए श्योरिटी ना हो तो ये काम नहीं करेगी। जब वो ये काम कर रही है, और कोई भी सियासी जमात ऐसा नहीं करती, तो आपको ये सोचना चाहिए कि एक सियासी जमात, बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातें और बड़े घाघ सियासतदान हैं, 30-40-50 साल से सियासत कर रहे हैं, दर्जनों इलेक्शन लड़ चुके हैं, कई इलेक्शन जीत चुके हैं, हार चुके हैं, वो ऐसी गलत काम, ऐसा डर्टी काम क्यों करेंगे? आखिर क्यों कर रहे हैं? उनको फायदा क्या है? जो उन्होंने हासिल करना तो कर लिया ना। नैब खत्म कर दी उन्होंने, उन्होंने ईवीएम खत्म कर दिया, उन्होंने ओवरसीज वोटर को उन्होंने उठा के फेंक दिया। जो अमेंडमेंट्स करनी थी वो तो पहले 2 हफ्तों 3 हफ्तों में कर ली उन्होंने। अब इनके पास इकदार बनाने का क्या जवाब है? सिर्फ यही जवाब है, ये सारा डर्टी प्ले आप करो और आपको अगला इलेक्शन हम जीत के देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको खुला हैंड देंगे, आप जीते। आखिरी 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 सर मुख्तसरन दो सवाल। अगर ये सारे इसी तरह से मैनेज करवा के खान को हरवाया जाता है, या जिस स्क्रिप्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, सेंस तो बन रहा है, डू यू थिंक सो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए ठीक होगा, या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जिस तरह अवाम में गुस्सा है? तो ये बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, ज़ाहिर है गंद पड़ेगा। और अगले 5 साल भी इसी तनाज़ात के शिकार रहेंगी, कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, मसाइल चलते रहेंगे, इसका आपकी इदराक सियासी नहीं है सर, तकलीफ बढ़ेगी। इस चीज का इदराक नहीं है बड़े बड़े जहनों को जो चीजें बहुत सारी मैनेज कर रहे प्लस बाद में बात देखें ना, अब 70 में भी, 71 में आज हम देखते हैं और सोचते हैं कि उस वक्त मुल्क जो टूटा था वो लोग इदराक नहीं कर रहे थे, उस वक्त नहीं कर रहे थे इदराक ना, नहीं तो मुल्क क्यों टूटता?
बाज़ औक़ात ब्लंडर्स जो होते हैं हो रहे होते हैं, उसका अंदाज़ा उन लोगों को नहीं होता, या अपने दानिस्ता या ज़ाती अगराज़ या गुस्सा या इंतकाम या और बहुत से एलिमेंट्स आप पे गालिब आ जाते हैं। चंद सालों बाद पता लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मसलन आप देखें ना, आज हम सोचते हैं कि बलूचिस्तान में अगर अगर जनाब परवेज़ मुशर्रफ अकबर बुगटी को हिट ना करते, या लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन ना करते, तो हज़ारों लोगों की जान बच जाती। लेकिन उस वक़्त उन लोगों ने किया ना, तो किसी ने नहीं रोका उस वक़्त। उस वक़्त वो हो गया। वो आज वो पाकिस्तानी तारीख के बड़े ब्लंडर में से है। 2006 में ये 2 वाक़यात हुए हैं। जुलाई में लाल मस्जिद पे ऑपरेशन हुआ और फिर अगस्त में अकबर बुगटी को हिट किया गया। लेकिन उस वक़्त देखिए हो गया। तो ये ब्लंडर्स हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं होने चाहिए। देखें, असूली बात ये है अवाम को फैसला करने की। इलेक्शन को फेयर एंड फ्री रखें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें, अवाम को फैसला करने दें। आमिर अवाम इमरान खान को ले आती है तो आने दें। इसी इसी जबरदस्त नोट पे खत्म करते हैं। आमिर हक़ाक़वानी साहब, बहुत शुक्रिया।